नमस्कार। आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में उन्होंने बात किया था जो शक्ति संसाधन का, उसमें हमारा एक टॉपिक छोटा सा बाकी था। टॉपिक छोटा सा बाकी नहीं था, पूरा का पूरा टॉपिक ही बाकी था। जैसे हम लोगों ने शक्ति संसाधन में बात किया था कि शक्ति के दो स्रोत हैं, एक परंपरागत शक्ति स्रोत और एक है गैर परंपरागत। तो परंपरागत शक्ति स्रोत में हम लोगों ने कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसको देखा। उसके बाद आज हम लोगों का जो टॉपिक एक लास्ट बचा हुआ है, शक्ति के गैर परंपरागत स्रोत, उसको हम लोग करने वाले हैं। देखिए, तो जो गैर परंपरागत स्रोत है या पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक या गैर परंपरागत स्रोत, इसमें आपको मुख्य रूप से पढ़ना है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इसके अलावा जो नाभिकीय ऊर्जा इसी को कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। उसके बाद है आपको ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। लगभग इतनी चीजें पढ़ने, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा भी उसमें जोड़ सकते हैं इसके बाद। लेकिन बेसिकली हम लोग को मुख्य रूप से दो चीजों पे इसमें फोकस करना है, एक है जल ऊर्जा और एक है परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये छोटे से टॉपिक हैं, दो लाइन में इसका परिचय हम लोग लिख लेंगे कि कहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से क्या लाभ है हमको। उसके अलावा इनका विकास कहाँ, देश में कहाँ इनका विकास अधिकतर हो सकता है या होने की संभावना है, ठीक है। तो गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है, आप एक चीज देखे होंगे, जो हमने पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत की जो हमने बात की, उसमें था आपको कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये तीनों जो संसाधन है हमारे, ये तीनों नवीकरणीय या नवीकरणीय है और नवीकरणीय, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि इसका हम एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो फिर से इसको बनाना हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है। परंतु जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, अगर इसकी बात अगर हम करें तो ये जो संसाधन है, ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है, तो ये तो आसान सा है। जो भी हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है वो सभी नवीकरणीय है, और जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या है, अनवीकरणीय। इसको हम एक बार यूज करेंगे, फिर से हमको इसको प्राप्ति करना संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा इसका क्या प्रभाव है, अगर दूसरा थोड़ा आप देखें तो इसको जलाने के बाद बहुत मात्रा में CO2 निकलता है, प्रदूषण जिसे वायु होता है। इसके अलावा CO2 एक ऐसा गैस है जो सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है परंतु इधर से जाने नहीं देता। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा पृथ्वी है, यहां से सन, मैं छोटा बना रहा हूं, हालांकि पृथ्वी जो को छोटा बनाना चाहिए, सन को बड़ा बनाना चाहिए। तो ये जो सूर्य का प्रकाश यहां से आ रहा है, तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए वायुमंडल में CO2 की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाए, CO2 अगर ज्यादा हो जाए, तो इससे क्या होगा कि सनलाइट जो आएगा यहाँ से, उसकी मतलब उसमें जो टेम्परेचर होता है उसको CO2 एक ग्रीन हाउस के जैसे काम करता है वायुमंडल के संदर्भ में। इधर से उस उष्मा को इमिट नहीं करेगा, उसको जाने नहीं देगा। जो पृथ्वी को प्राप्त होगा वो पूरा का पूरा मिलता रहेगा। जैसे अगर सोचिए कि हमको क्या होता है कि जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है ना दिन के समय,
वो रात के समय मतलब रात के समय उसको फिर से वायुमंडल उसको रिटर्न कर देता है, वो ऊष्मा निकल जाती है। इसीलिए सुबह होते 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 हम लोग को थोड़ी ठंडी लगने लगती है, फिर अगले सुबह हमको सूर्य के प्रकाश के द्वारा फिर ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर CO2 अगर की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो, मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश की किरण ने जो ऊष्मा दी, फिर इसको CO2 निकलने नहीं दिया, फिर अगले दिन मिल गया, तो इससे क्या होता है कि धीरे 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 पूरा टेम्परेचर जो होता है ऊष्मा वो बढ़ने लगता है। अब इसी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वार्म मतलब क्या होता है, गर्म होना, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया कि जो हमारा ग्लोब है वो गर्म हो रहा है, इसको वैश्विक तापन, ठीक है, वैश्विक तापन कहते हैं। अब इससे क्या हो रही है कि बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, इसको आसान में नहीं लिया जाना चाहिए। तो हमको कहीं ना कहीं अनवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं इन पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनको जलाने में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जो है जल ऊर्जा, इससे हमको कोई CO2 नहीं निकलता है। तो इसका अगर हम उपयोग करेंगे तो हो सकता, मतलब ये बहुत ही इसकी तुलना में सबसे पहले प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है। दूसरा, जलवायु के अनुकूल है, ये हमारी जलवायु के अनुकूल है। अगर बिजली का हम खपत इन सब चीजों के माध्यम से करते हैं तो ये हमारी जलवायु के प्रतिकूल है। लेकिन अगर इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, तो हमारी जलवायु का अधिक मतलब उसके लिए फ्रेंडली है, ये समझिए, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसीलिए आपके सिलेबस में ये चीज शामिल किया गया है कि मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे हैं कम से कम इस चीज को समझे और अपने देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किन चीजों पे हमें अधिक। अब पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, लागू करने की बात आती है, तो फिर हम लोग पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जल ऊर्जा हेडिंग बनाइए, थोड़ा सा इसको गैर पारंपरिक, चलिए। तो आपने हेडिंग बना दिया जल ऊर्जा, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखिए, पहले लिखिए जल ऊर्जा के उत्पादन के लिए, या जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत लिखिएगा तो ठीक रहेगा, जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। एक्चुअली जो टॉपिक है 10th का ही है, या 11th में जो है, 12th में ये नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब कह रहा है कि जल ऊर्जा जो है, इसके लिए हमको कैसी भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए इसके उत्पादन के लिए, इसके उत्पादन के लिए कैसी हमको भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जल ऊर्जा अगर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के माध्यम से करते होंगे, तो नदियों पे बांध बनाया जाता है, आप देखते हैं, ठीक है। उस बांध के माध्यम से क्या होता है कि बांध के माध्यम से पानी चक्की पे छोड़ा जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये चक्की हो गया, अब ये पानी जो है उस चक्की को नचाता है और उसको आप डायनेमो से जोड़ दिए हैं, ठीक है। और वो डायनेमो जो है क्या कर रहा है, वो डायनेमो जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जल ऊर्जा। अब इसके उत्पादन के लिए कह रहा है कि भौगोलिक दशा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा जल ऊर्जा का परिचय लिखिए, उसके बाद भौगोलिक दशा पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल ऊर्जा आप लोग जानते हैं क्या है, जल ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन होता है ना, और जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल, जैसा कि हमने समझाया, वो पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो थोड़ा सा इसको लिखिए, पहले लिखिए जल ऊर्जा एक अक्षयशील और नवीकरणीय संसाधन है, इससे प्रदूषण, इससे उत्पन्न, ऐसा लिखना, इससे उत्पन्न ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है तथा पर्यावरण के अनुकूल भी होती है।
प्रदूषण मुक्त होती है तथा पर्यावरण के अनुकूल भी होती है। नदियों पर बांध बनाकर जल ऊर्जा आज बड़े पैमाने पर उत्पन्न किया जा रहा है। नदियों पर बांध बनाकर जल ऊर्जा आज बड़े पैमाने पर उत्पन्न किया जा रहा है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए इसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक कारक होने चाहिए। अब देखो, अब कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो नदी में तो पानी होना चाहिए, है ना, पहला यही है। और ध्यान रखना है कि यह नदी सदावाहिनी होना चाहिए। सदावाहिनी का मतलब क्या हुआ कि ये नदी हमेशा बहते रहना चाहिए। पता चला कि मतलब बरसात के दिनों में इस नदी में खूब पानी रह रही है, अगले जाड़ों के मौसम में सूख जा रही है। तो इसीलिए जो बांध है वो बड़ी बड़ी नदियों पे बनाया जाता है, जिसमें से सदा मतलब जो हमेशा उसमें पानी रहती हो, ठीक है। तो सदावाहिनी नदियों पे नदियां सबसे पहली जरूरी है। दूसरा है कि अगर ढाल हो नदी में, अगर नदी के मार्ग में अगर तीव्र ढाल हो तो पानी तेजी से वो चलेगा, उसका वेग तेज होगा। और तीसरा जो है कि अगर कहीं हमको प्राकृतिक जलप्रपात मिल जाए, तो ये खर्चा बच जाता है। अब उसके लिए बांध आपको नहीं बनाना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक जलप्रपात क्या करते हैं, जलप्रपात क्या होता है, जैसे देखो ये पठार हो गया मान लेते हैं। तो अब नदी जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी ऐसे बह रही है, बहते बहते अब जाएगी। तो जैसे आपने अगर बाहुबली मूवी देखा है तो उसमें जो हीरो उस पे चढ़ रहा है, प्रभास जो उस पे चढ़ रहे हैं, तो उस पे वो जो पानी गिर रहा है उसको हम जलप्रपात कहते हैं, वो प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये जो पानी नीचे गिर रहा है, अब उसी के नीचे आपने क्या किया, चक्की लगा दिया। वो चक्की जो है वो चक्की नचेगा। उसके बाद उसको डायनेमो से जोड़ दीजिए, डायनेमो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो अगर ये तीनों चीजें हों तो मतलब जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती हैं, अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। तो इन तीनों चीजों को लिख लीजिए। पहला लिखिए, नदी सदावाहिनी होनी चाहिए और उसमें प्रचुर जल की मात्रा भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, नदी के मार्ग में तीव्र ढाल हो जिससे जल का वेग अत्यधिक होता है। नदी के मार्ग में तीव्र ढाल होना चाहिए, लिखना, जिससे नदी के मार्ग में तीव्र ढाल होना चाहिए जिससे जल का वेग अत्यधिक हो। और तीसरा लिख लो, यदि प्राकृतिक जलप्रपात की उपस्थिति हो तो यह अधिक लाभकारी होता है। ठीक है। तो जल ऊर्जा की हमने बात किया। अब थोड़ा सा इसमें आपको कुछ चीजें पढ़ लेना है। जैसे अब भारत में कहां जल विद्युत पैदा हो रहा है, जो बड़े पैमाने पे हो रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा भारत का नक्शा बनाकर बताने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग भी थोड़ा लिख लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए मेरा भारत है, मेरा नहीं अपना, ठीक है। भारत तो सबका है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखिए कि विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं, हेडिंग बना दिया, विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं। अब उसमें देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि देश में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। जब देश का बंटवारा हुआ था तो आप एक चीज समझेंगे कि ये जो बांग्लादेश वाला इलाका है, ये धान के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि पूरा का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, इनकी ये डेल्टाई क्षेत्र है, तो धान के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है। और भारत का ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है,
ये वाला जो ये गेहूं के उत्पादन के लिए माना जाता था। अच्छा, आज भी आप देखते हैं कि पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इनमें गेहूं ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि धीरे धीरे इनमें इधर जाने के समय वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और इधर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो वर्षा की मात्रा के आधार पे फसल हमारे होते हैं, बात तो आपको पता है। गेहूं के लिए थोड़ा कम वर्षा चाहिए और धान के लिए थोड़ा अधिक वर्षा चाहिए। तो जब देश का विभाजन हुआ तो उसमें ये चला गया पूर्वी बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में, और ये चला गया, ये जो हमारा क्षेत्र है ये इसको कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो इसको पश्चिमी पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान ऐसे कहा गया। तो ये धान का क्षेत्र हमारा इधर चला गया और गेहूं का क्षेत्र इधर चला गया। पार्टीशन के टाइम में सबसे बड़ी समस्या हुई थी देश में खाद्यान्न संकट। जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो पढ़े होंगे कि 1965 में देश के पास इतना खाद्यान्न संकट पैदा हुआ कि हमको अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा। और उसी समय का देश के जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि देश में कम से कम एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को उपवास रहना चाहिए, और रविवार के दिन। ठीक है, तो इस देश के नेताओं ने ऐसे इस देश को गढ़ा है। ठीक है, सोचिए कि अमेरिका के सामने झुकने की तुलना में हम लोगों ने एक दिन उपवास करना अच्छा समझा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा, तो उस समय क्या हुआ कि जब देश का पार्टीशन हुआ तो नेहरू जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश में सिंचाई व्यवस्था, हमारी अंग्रेजों ने उतना ध्यान दिया नहीं था, तो सिंचाई व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या किया कि जो नदियां हैं देश की, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु की सहायक नदी है आपको सतलुज। तो सतलज नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, इस पर एक बांध बनाया गया जिसको भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है आज भी भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा बांध आप सुने होंगे, भाखड़ा बांध का नाम भाखड़ा नांगल परियोजना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सिंधु की एक सहायक नदी, यहां से मानसरोवर झील से ऐसे सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, और ये सतलज नदी जाकर के पाकिस्तान में यहाँ पे मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी है सतलज, और सतलज की सहायक नदी है ब्यास। तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पे बनाया गया है। ठीक है, ये पहला परियोजना। उसके बाद यहाँ पे एक नदी है आपको कोसी, बिहार में, जो नेपाल से होकर कैसे आगे बहती है, गंगा की सहायक नदी है कोसी। तो यहाँ पे हनुमान नगर में, नेपाल में कोसी परियोजना बनाया गया है, कोसी परियोजना। यहाँ पे मान लीजिए एक बांध बना दिया गया। तो ऐसे ही बांध बना करके, मैंने जैसे आपको बताया कि विद्युत पैदा होता है, बांध बना दीजिए, उस पे से जो पानी निकलेगा वो उसको चक्की पे जाता है, और चक्की जब नाचता है तो उसको टरबाइन से, मोटर से जोड़ दिया जाता है, और मोटर जो है डायनेमो से जोड़ दिया जाता है, और डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। उसके बाद यहाँ पे एक हुगली नदी है जो गंगा से फुटकी हुई नदी है, अलग हुई नदी है। वहीं पे छोटा नागपुर के पठार से हुगली नदी में आके मिल जाता है, ये होगा हुगली नदी। ठीक है, हुगली की सहायक नदी है दामोदर। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो दामोदर नदी घाटी पर एक देश का पहला परियोजना बनाया गया था, पहला बड़ा परियोजना था ये, जिसको हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद उड़ीसा में थोड़ा सा आप देखेंगे तो उड़ीसा में एक महानदी है, महानदी। तो महानदी पे हीराकुंड परियोजना बनाया गया, हीराकुंड परियोजना। तो अगर देखा जाए तो इधर सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना, कोसी नदी पर कोसी परियोजना हो गया, दामोदर नदी पे दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, महानदी पे हीराकुंड परियोजना हो गया। इसके बाद गंगा नदी की एक सहायक नदी है सोन, जो गंगा यहां से निकलती है, माता गंगा हमारी गंगा। तो गंगा नदी पे एक गंगा नहीं, ये गंगा है, गंगा, ये हो गया कोसी। तो गंगा की एक सहायक नदी है सोन नदी, थोड़ा सा पटना के आसपास मिलती है। तो सोन की एक सहायक नदी है रिहंद। तो रिहंद पर जो है, रिहंद पर भी सोन की सहायक नदी, रिहंद पर एक रिहंद घाटी, रिहंद परियोजना वो बनाया गया है।
तो एक देखा जाए तो मुख्य रूप से 1, 2, 3, एक दामोदर नदी घाटी परियोजना 4 और एक हीराकुंड परियोजना 5। एक यहाँ पे जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, सॉरी कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा जो है नदी तमिलनाडु में, तो वो उसकी सहायक नदी है तुंग और भद्रा। तो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसको बोला जाता है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना। तो बेसिकली हम लोग को इसी के संदर्भ में पढ़ लेना है और सबके बारे में संक्षिप्त नोट लिख लेना है, 2-2, 4-4 लाइन, कि अगर कभी एग्जाम में पूछ भी दे तो हम लोग उस टॉपिक पे लिखने के थोड़ा सा काबिल हो पाए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है, थोड़ा सा याद कर लीजिए। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी पे है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। उसके बाद तुंगभद्रा परियोजना कृष्णा की जो सहायक नदी है तुंग और भद्रा उस पे है। और रिहंद परियोजना जो गंगा की सहायक नदी सोन है, सोन की सहायक नदी रिहंद, तो यहाँ पे रिहंद परियोजना होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुख्य रूप से 6 बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि कहीं से अगर ये नदी है, नदी पर अगर हम बांध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से मिट्टी लाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या होता है कि कहीं से मिट्टी कटाव होता है। तो वो यहाँ पे मान लीजिए कि इस क्षेत्र नजदीक से किसी क्षेत्र से काटा जाता होगा, तो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि तालाब या झील बन जाता है। अब इस झील में आप क्या कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तो इसका एक हमको बेनिफिट हो गया कि मछली पालन हो गया। दूसरा कि ये बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, विद्युत ऊर्जा पैदा करना। विद्युत ऊर्जा पैदा करना, तो विद्युत ऊर्जा पैदा करना, इसके अलावा बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ को भी रोका जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण, अगर बाढ़ को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो बाढ़ पे कंट्रोल करने के बाद दूसरा उससे सबसे बड़ी फायदा जो होती है उसका मिट्टी का और वनस्पतियों का कटाव नहीं होता। जैसे अगर बाढ़ आता है तो जिस क्षेत्र में देखते हैं कि अब बाढ़ आता है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी जो है काट करके अपने साथ वो लेती जाती है, या जो वनस्पति हैं पेड़ पौधे हैं वो सब उखाड़ ली जाती है। तो बाढ़ नियंत्रण, मृदा कटाव या मृदा अपरदन पर रोक, मृदा अपरदन व वनस्पति, मृदा अपरदन पर रोक ऐसे लिख ली, मृदा अपरदन पर रोक कौमा वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वनस्पतियों के कटाव पर रोक। तो कितने पॉइंट हो गए, एक तो हम लोग यहाँ से मछली पालन कर सकते हैं, मछली मदद से पालन हो सकता है, विद्युत ऊर्जा पैदा हो रहा है, बाढ़ पर नियंत्रण हो गया, मृदा अपरदन पर रोक हो गया, मिट्टी के मतलब वनस्पतियों के कटाव पे रोक हो गया। तो इस एक नदी घाटी परियोजना, अच्छा थोड़ा सा इसमें और देखिए कि अब ये बांध जो है वहां पे देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, तो थोड़ा इसके आसपास जो है फूल पत्ती थोड़ा लगा दीजिए, थोड़ा सा गार्डन टाइप ये सब कुछ बना दीजिए यहाँ पे देखने के। इससे क्या होता है कि पर्यटक जो हैं घूमने वाले लोग वहां, जैसे अपने यहाँ अगर बिहार में देखा जाए तो ये जो भैंसालोटन है वाल्मीकि नगर, वहां पे जो पुल बनाया गया है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो उससे वहां के क्षेत्रों में लोगों को थोड़ा सा रोजगार मिलता है, थोड़ा सा पर्यटक जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट और हो जाएगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन आता है कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि नदी घाटी परियोजनाएं नदियों पर पुल बनाकर बांध बना करके की जाती हैं। इस एक उद्देश्य से इस एक कार्य से बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, जैसे विद्युत ऊर्जा पैदा करना, बाढ़ पर नियंत्रण, मृदा अपरदन पे रोक, वनस्पतियों के कटाव पर रोक, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, मत्स्य पालन हो सकता है। इसके अलावा सिंचाई, जो इससे नहरें निकाली जा सकती हैं, तो सिंचाई भी एक जरूर इसमें जोड़ लीजिएगा। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए
इस मतलब नदी घाटी परियोजना को हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय माने बहुत सारे, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिएगा। अब एक एक करके हम इस टॉपिक पे आते हैं। भाखड़ा नांगल, रिहंद, कोसी, सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो लिखिए, 1 नंबर को दे करके भाखड़ा नांगल परियोजना, डैश देके लिखिए। यह परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर निर्मित की गई है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय यह नदी घाटी परियोजना है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, अब इसे देखेंगे जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको लाभ होता है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को लाभ है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना से हम लोग थोड़ा सा इसको कि कहाँ है, किस नदी पे है, किन राज्यों को फायदा होता है, हो गया। अब दूसरा लिखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना लिखिए, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी पर बनाया गया है। हो गया। तीसरा लिखिए, तीसरा आप लिख लीजिए कोसी नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा हो गया, कोसी, दामोदर, कोसी नदी घाटी परियोजना। जल्दी लिखिए, यह परियोजना बिहार की शोक कही जाने वाली, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। बिहार की शोक कही जाने वाली गंगा की सहायक नदी कोसी नदी पर बनाया गया है। कोसी नदी पर नेपाल में बनाया गया, नेपाल में ब्रैकेट में कर लेना हनुमान नगर, नेपाल के हनुमान नगर में बनाया गया है। ठीक है, इससे या इस परियोजना से नेपाल, बिहार को विशेष लाभ है। नेपाल, बिहार को विशेष लाभ। ये हो गया। उसके बाद लिख लीजिए आप रिहंद परियोजना। रिहंद लिखिए, यह परियोजना सोन की सहायक नदी रिहंद पर है। ठीक है, लिखिए हीराकुंड परियोजना। लिखिए, यह परियोजना महानदी पर ओडिशा में बनाया गया है। महानदी पर ओडिशा में बनाया गया है। इससे ओडिशा राज्य को विशेष लाभ है। उसके बाद आ जाइए तुंगभद्रा परियोजना। यह परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह कृष्णा की सहायक नदी तुंग और भद्रा पर बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, रिहंद, कोसी, भाखड़ा नांगल, इन सबको हमने किया और इसका एक औचित्य भी समझा कि कारण क्या था। तो इससे तो बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती थी। देश के विकास में सिंचाई का बहुत बड़ा योगदान है आज कृषि में।
इसके अलावा जब देश का पार्टीशन हुआ था तो ये कंडीशन उत्पन्न हो गए थे, धान का क्षेत्र इधर चला गया था, गेहूं का क्षेत्र इधर चला गया था। तो देश में कृषि व्यवस्था बहुत ही थोड़ी सी कहा जा सकता है कि बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गई थी। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने ये सब डिसीजंस लिया और एक एक करके आज देश जो है कृषि में थोड़ा बहुत आगे हुआ, हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का क्लास रहेगा उसको ये तो जल विद्युत घाटी जल और ऊर्जा हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद अगला जो एक लास्ट क्लास बचेगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु जो ऊर्जा है उसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, क्लास समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।